छत्तीसगढ़ लोक सेवा सब छत्तीसगढ़ वाले हो ना? ये किसके लिए बना है? छत्तीसगढ़ की जितनी पब्लिक है उनके लिए। तो आप लोगों को मालूम होगा फिर, आप लोग के लिए बना है ना ये? आप लोग के लिए फायदे के लिए बना है कि आप लोगों को सजा देने के लिए? फायदे के लिए बना है। तो फायदे की चीजें को सबको मालूम होना चाहिए, है ना? आप लोग बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसके लिए आप लोग कभी जाते होंगे, कोई तहसील ऑफिस, कोई पंचायत जाते हो, तो वहां पे अगर कोई आपको सर्विस नहीं देगा तो आप क्या करोगे? तो कैसे कंप्लेंट करोगे? पहले मालूम तो हो कि आपको जो जो भी चीजें हैं, जो भी सर्विस है, कौन प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड नहीं करता है तो हम अपन किसके पास कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये सबको मालूम होना चाहिए। लोक सेवा तो तीन चीजें हैं इसमें। आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक बंदा रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? सर्विस प्रोवाइडर भी बोल सकते हो। और उसको मतलब जो भी पर्सन है रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्सिबल टू डिलीवर द सर्विस। क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर कर देंगे ना तो आप लोग के दिमाग में वही वाला चलता है, और जो सेंटर में बैठे रहते हैं सर्विस प्रोवाइडर वही चलते हैं, है ना? तो इसीलिए ठीक है। अब मतलब कोई एक बंदा होगा जो आप लोग को सर्विस देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। उसने नहीं दिया तो कंप्लेंट करोगे तो उसके ऊपर एक ऑफिसर रहेगा, कॉम्पिटेंट ऑफिसर। और इसने भी जो किया आपको पसंद नहीं आया तो अपीलेंट ऑफिसर। ये मैं तीनों चीजें पहले से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी जो अपन पढ़ेंगे आगे वो इन्हीं तीनों चीजों से ही जुड़ा होगा। इन्हीं तीनों का मेन रोल है आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन ये लोग कौन कौन होंगे? ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोग कोई भी एक्ट पढ़ते हो तो मैं बताऊं कि एक्ट क्यों बना हुआ है। तो ये वाला एक्ट क्यों बना है? जितनी भी छत्तीसगढ़ की पब्लिक है उनको जो भी सर्विस है, जो उनको मतलब एज अ यहाँ छत्तीसगढ़ की पब्लिक होने के नाते जिनको जो भी उनको सर्विसेज मिलनी चाहिए वो सारे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ये बना हुआ है। और ये सर्विस प्रोवाइड करेगा कौन? है ना? तो कौन करेंगे सर्विस प्रोवाइड? है ना, गवर्नमेंट के काम करने वाले। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट से जो भी लोग टाई अप हैं या तो गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हैं फंडिंग, जैसे हम लोग सिविल सर्वेंट्स हैं, हम सब, हमें कौन पैसा देता है? गवर्नमेंट देता है। तो हम लोग भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बाध्य हैं। उसके बाद जितने लोकल बॉडीज हैं वो सारे आ जाएंगे। और कुछ एनजीओ भी जो गवर्नमेंट से ऐसा टाई अप रहता है ना, हाँ हम ये वाली सर्विस प्रोवाइड करेंगे, आप हमें इतना पैसा देना। तो जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों टाइप के बॉडीज इसमें आते हैं जो भी सरकार से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फंडिंग के लिए डिपेंडेंट रहते हैं, तो वो सारे लोगों की ड्यूटी रहती है सर्विस प्रोवाइड करना। बहुत छोटा सा एक्ट है। इस एक्ट में सबसे पहले तो आप लोग डेफिनेशन कुछ दिए हुए हैं। अपीलेंट ऑफिसर, अपीलेंट ऑफिसर क्या होगा? जो भी मैंने यहाँ पे बताया था ना, कॉम्पिटेंट ऑफिसर, वो अगर कुछ अपनी सर्विसेज सर्विसेज जैसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन दिया उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपने कंप्लेन किसके पास करोगे? कॉम्पिटेंट के ऊपर। कॉम्पिटेंट भी वो नहीं करेगा तो अपील करोगे अपीलेंट के ऊपर। तो इसमें डेफिनेशन में अपीलेंट ऑफिसर लिखा है तो उसी में ये सारी चीजें लिख सकते हो। कॉम्पिटेंट ऑफिसर क्या होगा बोलने से? वो भी सिंपल है, जो भी अपना रिस्पॉन्सिबल बंदा है उसने जो ड्यूटी उसको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है वो सर्विस अगर वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है
तो आप किसके पास जाओगे? कॉम्पिटेंट ऑफिसर। और ये लोग भी कौन होंगे? गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यही सभी होंगे, है ना। और लोकल बॉडीज में क्या क्या आएगा? अगर अपन लोकल बॉडीज की बात करते हैं, लोकल बॉडीज में क्या क्या आता है? लोकल लोकल म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, और भी कुछ ऐसे जो बने होंगे जो लोकल एरिया में, इन लोगों का एक लोकल एरिया होगा जिसमें वो लोग अपना काम करते होंगे। पंचायत है तो छोटा सा अपने कुछ गांव होंगे, उसमें उस एरिया में वो काम करता है। तो ऐसे जितने बॉडीज हैं वो अपने लोकल एरिया में जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करना है, प्रोवाइड करने के लिए इनका जो नियुक्ति या स्थापना जो भी है कौन करेगा? गवर्नमेंट के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो ये अगर लोकल उसमें लोकल ऑफिसर बोलेंगे तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो, ठीक है। इसमें एक और है पब्लिक ऑथोरिटी। पब्लिक ऑथोरिटी मीन्स वही जो अपन बोले ना कि गवर्नमेंट के थ्रू ये अपना गवर्नमेंट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के थ्रू ये लोग क्या होंगे? फाइनेंशियली डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट फाइनेंशियली डिपेंडेंट कौन होता है? या तो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा या कोई संस्था भी हो सकता है, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और नॉन गवर्नमेंट भी हो सकता है। नॉन गवर्नमेंट में सारे एनजीओ आ जाएंगे, ये दोनों की फंडिंग होता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 12 संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? स्टेट का डेफिनेशन। स्टेट में क्या क्या आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, बहुत सारे हैं उसमें। तो उसमें जितने लोगों को उसमें एज ए स्टेट उसमें डिफाइन किया गया है वो सारे भी पब्लिक ऑथोरिटी में आएंगे, ठीक है। स्टेट में जितने लोगों को डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब बताओ, इस एक्ट में एक तो लोगों को जो भी उनको सर्विसेज चाहिए वो देने के लिए बना हुआ है, अगर वो सर्विस नहीं दे रहे हैं तो पनिशमेंट भी, या कुछ तो उसमें होगा कि जो भी ये लोग अगर नहीं दे रहे हैं तो उसको कैसे फोर्सफुली देवे, या फिर किसी ने अपना ड्यूटी नहीं किया तो उसके ऊपर क्या दंड होगा, वो भी इस एक्ट में अपन देखेंगे। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि अब बताओ, मुझे आज जानकारी चाहिए, 1 साल बाद अगर वो जानकारी मुझे मिलेगा कोई मतलब है? नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि टाइमिंग, जो भी उसका प्रायर विद इन टाइमिंग या स्टिपुलेटेड टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग पे उसको जानकारी मिलना इम्पोर्टेंट है, या जो भी सर्विस है मिलना इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 3 वही लिखता है, मुश्किल से 10 सेक्शन हैं, 10 में से भी 8 9 10 जो आखिरी के रहते हैं ना वो आप लोगों को उतने याद नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको मेन मेन पॉइंट लिखने रहते हैं। तो सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है, राइट टू ऑप्ट। लोक सेवा कब? जो भी अपना टाइम है ना उस पे, मतलब हर पर्सन को टाइम, उसको अपनी जो भी लोक सेवा है उसको लेने का उसको राइट होगा, ठीक है। अब अगर कोई बंदा टाइम पे नहीं देता है, उसको लेट होता है, तो उसके लिए भी इसमें दंड है जो अपन अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। और जो उसमें इसमें दंड मतलब ऐसा नहीं कि जेल वाला है, इसमें जो भी है ना सब किसमें है? फाइन के फॉर्म में है, ठीक है। तो जो भी फाइन रिस्पॉन्सिबल पर्सन को देना पड़ेगा वही फाइन जो भी अपना नीडी पर्सन होगा, जो अपना कंप्लेनेंट होगा ना,
जो अपना कंप्लेंट या जो भी सर्विस पाने का इच्छुक बंदा है उसको फाइन उसको दिया जाएगा। तो अगला लिख लो सेक्शन 4। इसमें बस इतना ही लिखना कि हर व्यक्ति को, हर एक पर्सन को विद इन टाइम उसको अपनी जो भी लोक सेवा है उसको, अगर उसने एप्लीकेशन दिया तो उसको मिलने का उसको राइट होगा। ठीक है। लायबिलिटी टू डिलीवर, क्या डिलीवर करेंगे? लोक सेवा। ठीक है। कितने समय में देने का? ये वाला यहाँ पे लिखो, इन स्टिपुलेटेड टाइम, है ना। तो अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? अपन मेन वही कर रहे हैं ना, कि जो भी सर्वे लोक सेवा डिलीवर करना है तो उसमें लाइबिलिटी किसको अपन फिक्स करेंगे, तभी अपन उसमें अगर नहीं करता है तो उसमें अपन उसको फोर्सफुली करवा सकते हैं या कैसे बंदे को सर्विस दिलाए वो कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने को करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो इसमें फिर क्या होगा, imposition, recovery and payment of cost। मतलब अगर जो भी बंदा सर्विस देने के लिए बाध्य है या जिसको भी अपन फिक्स किए कि तू तू देगा, अगर तेरे पास लोक सेवा के लिए कोई आ रहे हैं, जैसे अपना लोकल एरिया है, लोकल एरिया में एक बंदे को अपन फिक्स कर दिया और नहीं दिया, तो मान लो उसको 10 तारीख को देना था, 10 तारीख को नहीं देता है तो डिले करेगा, तो पर डे उसको 100 रुपीज का फाइन। और मैक्सिमम कितना हो सकता है ये? 1000। मतलब पर डे जो भी बंदा है, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसको कितना देना है? 100। और मैक्सिमम कितना तक जाएगा? 1000। और यही पैसा अपन किसको वो कर देंगे? जो भी अपना एप्लीकेंट होगा उसको ये पैसा पड़ जाएगा। क्लियर? अब अगला सेक्शन, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट ऑफिसर। अब इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट के थ्रू ही होगा, है ना। तो इसको कॉम्पिटेंट ऑफिसर अपन किसमें से बना सकते हैं? जो भी अपनी सिविल सर्विसेज, सिविल सर्वेंट बोल सकते हो, सिविल सर्वेंट, लोकल बॉडीज मान लो, क्योंकि ये हर एरिया वाइज अलग अलग बटेगा ना, लोकल बॉडीज या पब्लिक अथॉरिटी। अलग अलग फील्ड के हिसाब से उनका एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर होगा। इस लेकिन अब ये कार्रवाई किस पे करेगा? मैंने 100 में बता दिया था, अपना रिस्पॉन्सिबल पर्सन पे करेगा। अगर रिस्पॉन्सिबल पर्सन अपना टाइमिंग मतलब जो भी सर्विस उसको देना नहीं दे रहा है तो ये जांच पड़ताल करेगा। तो ये उससे बड़ा होगा तभी तो करेगा ना। तो ये होगा बिलो द रैंक ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, लोक सेवा डिलीवरी, मतलब जो भी लोक सेवा है उसकी डिलीवरी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उससे ये कम रैंक का कभी भी नहीं होगा। ठीक है। तो ये सेक्शन 5 है। अब सेक्शन 6, अब बताओ। हो सकता है, अब देखो जिसको भी सर्विस चाहिए लोक सेवा केंद्र में आएगा या कहीं पर भी आता है तो फॉर्म भरेगा,
तो मुझे ये फलाना फलाना सेवा चाहिए बोल के वो अगर गलत जानकारी दिया तो कैसे करेंगे फिर? उस पर इंक्वायरी होगा। तो उसके लिए यही सेक्शन बना हुआ है ना। liability furnishing false information, ठीक है। अगर कोई बंदा अपने पास एप्लीकेशन लगाया है तो उसको ये जानकारी चाहिए, लेकिन अगर वो गलत जानकारी देता है तो उसके खिलाफ फिर जो भी अपन क्रिमिनल प्रोसीजर करते हैं ना, उसी के हिसाब से उस पर एक्शन होगा। क्रिमिनल जो भी अपन प्रोसीडिंग करते हैं उसी हिसाब से। तो इसलिए कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। नहीं तो जितने एप्लीकेशन आते हैं ना मैक्सिमम में फिर ऐसा दिक्कत किसको आएगा? अगर पब्लिक गलत इंफॉर्मेशन दे रही है तो हमें उसको फिर सर्विसेज देने में हमारी दिक्कत होगी। तो इसीलिए बनाया गया था कि लोग इसमें सचेत रहें, अवेयर रहें। और सब में हर लॉ में एक रहता है कि फॉल्स इंफॉर्मेशन के लिए भी उसमें पनिशमेंट रहता है। अगर कोई झूठी रिपोर्ट, झूठी कंप्लेंट भी करता है, एफआईआर भी करवाता है झूठा, जो बाद में प्रूफ होता है अपन इन्वेस्टिगेट करेंगे तो उस पर भी कार्रवाई होती है। ऐसा एक हुआ था जब मैं टीआई थी, तो दो लोग आए मेरे पास और वो लोग का रात के 11 बजा हुआ था। एक पिकअप में आए, वो लोग शायद अंडा बेचने जाते थे तो वापस आ रहे थे। 30-40 हजार रुपए का बेचे वो लोग, थोक वो एक उसके जो ऑनर था, ऑनर से लेके जाते थे, बेचते थे। वो लोग आए, उनके कपड़े फटे हुए थे। दोनों बोले कि हमारे साथ लूट हो गया है, हमारे पास 30,000 रुपए था, उसको कुछ लोग आए और हमसे मारपीट करके लेके चले गए। फिर हमने पूछा कहाँ हुआ था, तो बोले कि वो चौक में हुआ था। फिर अब 11 बजा था रात को। फिर सोचे अपन क्या करें, एक्चुअल में हुआ है नहीं हुआ है, देख के तो लगेगा कि अरे हुआ है, अब क्योंकि कपड़े वगैरह फटे थे। फिर अपने को थोड़ा क्लिक किया कि उन्होंने बताया कहाँ पे हुआ बोले तो, और कहाँ के लोग थे, तो वहां के लोग थे, बाइक में आए थे, उस चौक पे किए। तो मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ, नहीं ये लोग पता नहीं मेरे को, वो जो एक रहता है ना इंट्यूशन होता है कि हाँ ये सामने वाला बंदा सच कह रहा है, वैसा नहीं हुआ। फिर हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग बिठाया, अलग अलग बिठा के फिर ईच एंड एवरीथिंग पूछा कि चलो दो बंदे थे, मतलब जितने लोग लूट करने आए थे उसमें किसने क्या पहना था, कैसे बात किए, क्या नाम लिए। तो फिर उनका पूरा पकड़ में आ गया कि वो दोनों ना खुद ही पैसे रख लिए थे और अपने मालिक को बोलते लूट हो गया तो उनको देना नहीं पड़ता और 30,000 रुपये उनका हो जाता। तो फिर उनके ऊपर हम लोगों ने उनके ऊपर फिर एक्शन लिया और उनको फिर जेल भेजा। तो ऐसे भी होते हैं जो फॉल्स इंफॉर्मेशन देके अपनी काम करवाना चाहते हैं, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 7, राइट टू अपील। किसके पास करेंगे अपील? अपीलेंट ऑफिसर, है ना। तो उसके पहले क्या करेंगे, जो अपना कॉम्पिटेंट ऑफिसर है उसके पास भी वो जाके बोल सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि कॉम्पिटेंट ऑफिसर ने जो अपना ऑर्डर दिया है ना, कॉम्पिटेंट ऑफिसर का जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर, ठीक है, इसके ऑर्डर से भी सेटिस्फाई नहीं हुए तो वो लोग किसके पास जा सकते हैं? अपीलेंट ऑफिसर। कितने दिन, जैसे ऑर्डर हुआ उसके 30 डेज के अंदर, 30 डेज में वहां पे हो जाएंगे। और ठीक है, अब इसके पास आया अपील, तो ये कितने दिनों में उस अपील को सॉल्व करके उसका निराकरण करेगा? 45 डेज में। इसको जैसे ही मिलेगा वो 45 डेज में उसका निराकरण करेगा अपीलेंट ऑफिसर के पास। हाँ हाँ, मतलब विद इन 30 डेज उसने मुझे अपील किया, जैसे ही मुझे अपील होता है, ठीक है, तो अपील के 45 डेज के भीतर मुझे उसको सॉल्व करके उसका जो भी डिसीजन मिलेगा उसको करेंगे, ठीक है। अब जो भी अपील अपने पास आता है ना, और
एक तो सेक्शन में मैंने बताया था कि जो भी लोक सेवा देने के लिए बंदा है उस पे अपन कार्रवाई कर सकते हैं अगर वो सर्विस नहीं देता टाइम पे। कौन से उसमें था? सेक्शन नंबर 6 में था ना? नहीं 6 तो 5 में। तो इसमें अपन एक चीज और देखेंगे, ये तो अपॉइंटमेंट 4 में, ठीक, कि अब जो बंदा था उसको जो सर्विस देना था तो अपन डायरेक्ट ही अरे तुमने टाइम पे नहीं दिया तो तुम्हें 100 रुपए का फाइन मिलेगा ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, उसमें भी अपन क्या देखेंगे कि जो उसको सर्विस देना था उसने जो एप्लीकेशन है, कहीं एप्लीकेशन में तो कोई फॉल्ट नहीं था जो उसने मेंशन किया हो कि एप्लीकेशन में कोई फॉल्ट था इसलिए नहीं दिया, ऐसा अगर वो मेंशन किया है, या फिर ऐसा कोई रीजन है जो उसके, ऐसा कोई रीजन कि मतलब उसका वो उसमें सॉल्यूशन नहीं कर सकता है ना, मतलब उसके पास जितनी चीजें हैं और उसको सर्विस को देने के लिए वो उसके बियॉन्ड में कोई चीज होगा तो ये नहीं दे पाएगा। तो ये 2-3 चीजें हैं कि या तो एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक हो या फिर एप्लीकेशन में हो या फिर कोई ऐसा रीजन हो कि मतलब वो उस काम को नहीं कर सकता है। और क्या हो सकता है, कोई जानकारी अगर नहीं दे रहा है तो उसके पीछे और क्या रीजन हो सकता है? हाँ, कुछ ऐसी जानकारी या ऐसी सर्विस जो नहीं दी जा सकती हो। तो ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स को अपने को ध्यान में रखना है कि एक्चुअल में उसकी गलती है कि नहीं है, मतलब जो भी फाइन अपने को करने से पहले ना उसका एक्चुअल फॉल्ट अपने को पता करना है। तो ये एक्चुअल फॉल्ट कौन पता करेगा? अपना कॉम्पिटेंट ऑफिसर, ठीक है। ये एक्चुअल फॉल्ट की इंक्वायरी कौन करेगा? कॉम्पिटेंट ऑफिसर। सही में कोई जेन्युइन रीजन था कि नहीं था उसको जो भी सर्विस देना था। तो इतना ही है, इसमें 2-3 सेक्शंस और जुड़े हुए हैं, उसको आप लोग फिर भी लिख लीजिए। सेक्शन 8 है, जो भी इसमें रहता है ना कि सेवा की और शर्तें होंगी वाला। तो जो भी अपन सर्विस दे रहे हैं उस पे और क्या क्या कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं, तो सारी चीजें इसमें है। बाकी इसको आप लोगों को बस सेक्शन में ये है लिख दोगे तो भी एग्जाम में चलेगा, एकदम डिटेल से इसको जाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 9 भी आपको ये देखना है कि पावर टू मेक रूल्स, रूल्स बनाने का पावर किसके पास होगा? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और नियम बनाएगा फिर उसके बाद वो नियम को कहाँ पे पेश करेगा? अपना जो विधानसभा है, छत्तीसगढ़ विधानसभा, वहां पे पेश करेगा। वहां पे वो नियम जब पास हो जाएंगे तभी वो इम्प्लीमेंट होंगे। तो क्या क्या नियम बना सकता है यहाँ पे, अपन क्या क्या चीजें देखेंगे? एक तो जो भी अपना टाइमली अपने को टाइमली जानकारी देने के लिए कि क्यों नहीं दे पा रहे हैं, है ना। तो टाइमली सर्विस या लोक सेवा एक प्रोवाइड करने के लिए नियम बना सकता है। और क्या बना सकता है? और क्या क्या नियम बनाओगे अगर आपको ये एक्ट आपको मालूम है? आप इस एक्ट में और क्या क्या नियम बना सकते हो, है ना। पनिशमेंट या फाइन, जो भी मतलब अपन लिएबिलिटी को फिक्स कर देंगे, किसका? जो भी अपना सर्विस प्रोवाइडर है ना, सेवा। और जो अपन अपने अपीलेंट ऑफिसर हैं या फिर जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं उनका जो कार्य प्रणाली है वर्किंग में, उसमें अपन जितने भी वर्किंग या ड्यूटीज हैं उसको अपन थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं। जितने भी अपने लोक सेवा प्रोवाइडर हो जाएंगे या
तो ये सारे कुछ भी अपन नियम बना सकते हैं, नियम बनाने के लिए तो बहुत सारे हैं, हर एक पॉइंट पे आप नियम बना सकते हो, तो नियम बना सकते हैं। और मान लो अपना कुछ इसमें वो आता है, डिफिकल्टीज आता है, तो अपना सेक्शन 10 वही है, ठीक है, पावर टू रिमूव जितने भी डिफिकल्टीज है ना इसको। तो ये भी किसके पास होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास। वो भी इसको डिफिकल्टीज को हटाने के लिए भी वो रूल्स बना सकते हैं, उसको भी छत्तीसगढ़, अगर चूंकि अपना छत्तीसगढ़ वाला तो वहाँ विधानसभा में रखेगी, वहां पे एक्सेप्ट होगा कि हाँ ये जो बोल रहे हैं सही है, इन चीजों को अपने को अप्लाई करना चाहिए, तभी वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो इतने 10 ही सेक्शन है, तो दिमाग में कुछ कुछ आया, चलो फिर रिविजन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो इसमें लोक सेवा देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन लोग लोक सेवा देंगे, कौन कौन देंगे, है ना, जो भी अपने सिविल सर्वेंट है, लोकल बॉडीज है, क्योंकि जो अपना रिस्पॉन्सिबल पर्सन या जो भी अपन बनाए हैं ना, वो किसमें से बना है, इन्हीं के बीच से ही इनको बनाए हैं, तो अपने को ये फैक्टर्स मालूम होने ही चाहिए, ठीक है। और क्या हो सकता है, जितने पब्लिक ऑथोरिटी, एनी अदर ऑथोरिटी, ठीक है, ये 3 मैंने पहले ही बताया था। तो अपने को ये तीन चारों में से ही अपन ये अपीलेंट ऑफिसर इसी में से ही एक को अपॉइंट करते हैं, इन्हीं में से ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर बनते हैं, इन्हीं में से ही अपने रिस्पॉन्सिबल डिलीवर जो भी पर्सन बनते हैं। तो जैसे थाने में अगर देखोगे तो थाने में अलग अलग बॉडीज रहती है, हर एक क्षेत्र में जाओगे तो उसमें उनका जो डिपार्टमेंटल होता है, विद इन डिपार्टमेंट ये सब बनते हैं, लेकिन विद इन अगर स्टेट बोले तो हम लोग किनको किनको लेंगे लोक सेवा देने के लिए, सिविल सर्वेंट, जो लोकल बॉडीज होते हैं, जो पब्लिक अथॉरिटीज रहते हैं इन्हीं को, या फिर कोई और अथॉरिटी होता है, ठीक है। और इसमें एनजीओ भी आ सकते हैं जो गवर्नमेंट से जिनकी फंडिंग होती हो, ठीक है, और उनका काम क्या रहेगा, टाइमली, टाइमली, है ना, और अगर टाइमली सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं तो इसमें अपन क्या करेंगे, फाइन का है। तो अगर आप जब भी एक्ट को लिखोगे, आपको आंसर अगर लिखना है एग्जाम में, तो आंसर में सबसे पहला लिखोगे, उसमें क्या पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन आ सकता है, कल मैंने जैसे देखे थे उसमें 5-6 क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। बट आपको जब आंसर लिखना है तो आपके पास आपके दिमाग में जितने फैक्ट हैं उसी के अकॉर्डिंग लिखोगे। अब मेरे को लोक सेवा गारंटी अधिनियम पूछ लिया, और मेरे को कुछ कुछ चीजें ही मालूम है, और उसमें बोलिए कि इसकी विशेषताएं बताइए, तो विशेषता मतलब उसके कुछ प्रॉपर्टीज बताओ, तो क्या बताओगे, टाइमली सर्विस प्रोवाइड होता है, और हाँ, और हाँ हाँ, मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो फायदा नुकसान उतने को ही लिख दिए, 2 पॉइंट लिख दिए फिर आंसर खत्म, ये नहीं होना चाहिए। आपको कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले वही देखना कि आपको कितने लाइन भरने हैं, कितना स्पेस दिया हुआ है। तो आपको वही चीज अगर छोटे उसमें भी दिया है, तो आप लोग 2 नंबर में क्या लिखोगे, 2 नंबर में कैसे लिखोगे, सीधा 3 लाइन दिया हुआ है तो तीनों लाइन में लाइन बाय लाइन लिखोगे। अच्छा, बीच में डिवाइड करो पैराग्राफ, 3 लाइन में 4 लाइन, कॉल सिर्फ तो ये एक ही गारंटी अधिनियम एक्ट का अपन पढ़ रहे हैं, तो इसमें कैसे कॉलम बनाओगे, हाँ स्प्लिट फॉर्म है, कब, हाँ टीचर्स पूछ रहा है तो स्प्लिट कर दोगे, हाँ 2 मार्क्स का है। चलो पहले इसको करते हैं, फिर मैं आपको आंसर राइटिंग भी इसका बताती हूँ, ठीक है। तो इसमें 3 चीजें में 3 फैक्टर्स मेन है, या 3 अपने को लेवल हायरार्की देखना है कि एक तो जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो अगर टाइमली अपना सर्विस जो भी लोक सेवा है उसको देने में दिक्कत करता है, तो अपन किसके पास जा सकते हैं, कॉम्पिटेंट ऑफिसर।
कॉम्पिटेंट ऑफिसर उसमें देखेगा कि एक्चुअल में इसकी फॉल्ट है नहीं है, अगर इसकी फॉल्ट होगी तो इसको फाइन ठोकेगा। कितना? 100 रुपए पर डे, जो भी टाइम के बाद रहेगा वो उस चीज से। मैक्सिमम कितना? 1000। ठीक है। अब कॉम्पिटेंट ऑफिसर ने देखा कि इसकी गलती है, लेकिन हो सकता है इसकी गलती ना हो, तो फाइन करेगा? नहीं करेगा। तो जो अपना एप्लीकेंट होगा, अब उसने क्या किया, इसके जो भी ऑर्डर किया उस पर वो सेटिस्फाई नहीं है, तो वो क्या करेगा? अपील करेगा। अपील कहाँ करेगा? अपीलेंट के पास। तो लोकल बॉडीज में क्या क्या आता है? यही सब आएंगे। और पब्लिक अथॉरिटी में भी क्या आएगा? पब्लिक अथॉरिटी में ये सारे आएंगे जो गवर्नमेंट से फंडिंग वाले होंगे, तो उसमें फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल सब। क्योंकि देखो, हर कोई सिविल सर्वेंट तो नहीं होगा, हर कोई लोकल बॉडीज में नहीं होगा। कुछ जो होंगे वो क्या होंगे? पब्लिक अथॉरिटीज होंगे, जो सर्विस प्रोवाइड करते रहते हैं, तो उन्हीं के लिए ये बना हुआ है। सेक्शन 3 में है राइट टू ऑब्टेन लोक सेवा इन टाइम। तो किसको राइट हो गई है? ये किसके लिए बना है ये वाला? है ना, आपको ये सेक्शन मालूम होना चाहिए कि ये वाला सेक्शन पब्लिक के लिए बना है। ठीक है। और सेक्शन 4 किसके लिए बना है ना, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिसर्स के लिए बना हुआ। ठीक है। फिर सेक्शन 5 में क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट ऑफिसर। ठीक है। वो किससे कम रैंक का नहीं होना चाहिए? जो भी रिस्पॉन्सिबल। अबे मुझे अगर किसी टीआई पे कार्रवाई करनी है तो डेफिनेटली मुझे टीआई से ऊपर रैंक होना चाहिए। अगर मैं तहसीलदार पे कार्रवाई कर रही हूँ तो मुझे क्या होना चाहिए? एटलीस्ट डिप्टी कलेक्टर रहूँ तो कार्रवाई करूँ तो समझ में आएगा। और तहसीलदार भी है तो उसमें ये होना चाहिए कि पोस्टिंग के हिसाब से कौन सीनियर है कौन जूनियर है ना। क्योंकि बड़ा अधिकारी छोटे पे कर सकता है, छोटा अधिकारी बड़े पे कार्रवाई कैसे करेगा? अपना जैसे कुछ भी होता है तो अपन किसी ने कुछ गलत किया तो हम लोग क्या करते हैं? पी करते हैं, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते हैं। तो पी भी सीनियर ऑफिसर, फिर उसका डी होता है। तो डी कौन करता है? डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। जो पी किया रहे उससे भी बड़ा ऑफिसर, क्योंकि पी के बेस पे ही डी होता है। अभी बोलोगे पी डी क्या है? आओगे सर्विस में ना तो सबसे ज्यादा एक दिमाग में आएगा कि पी ना हो जाए डी ना हो जाए बस। फिर सेक्शन 6 क्या है? सेक्शन 6 किसके लिए बना हुआ है? ये पब्लिक के लिए बना है ना, जो भी गलत जानकारी अपने को प्रोवाइड करता है उसके लिए। फिर 7 ये भी किसके लिए बना है? पब्लिक के लिए। बेनिफिशियल किसके लिए? ये पब्लिक के लिए, तभी तो अपील करेगा। अच्छा, अपील जो भी उसको ऑर्डर इशू होगा उसके 30 डेज के अंदर करेगा, और उस अपील का जो भी समाधान है कितने दिन के भीतर करना है? 45 डेज। फिर 8 9 10 आप पढ़ लेते है ना। तो आंसर राइटिंग की बात अपन कर रहे थे। तो आंसर राइटिंग में देखो, मेरे पास 5 पॉइंट है ना। किसी भी टॉपिक के बारे में लिखने के लिए मैं उसकी 5 चीजें लिख जा रही हूँ। मतलब जैसे इसी एक्ट की बात करें तो मुझे ये पता है कि एक्ट कब बना, 11 है ना। 5 तो लोक सेवा प्रोवाइड करने के लिए बना था। मेरे को अब बताओ, मेरे को ना नहीं पता, पूरा नहीं पता, मैं ये कहाँ से जान रही हूँ? हेडिंग से, छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी। तो लोक सेवा की गारंटी देने के लिए, क्योंकि उसको टाइमली लोक सेवा मिल जाएगा, उसकी गारंटी के लिए बना हुआ है। ठीक है। और अब भाई लोक सेवा देने के लिए बना हुआ है तो डेफिनेटली अगर नहीं देंगे तो कुछ उसमें पनिशमेंट भी होगा। मुझे नहीं पता कितना है। ठीक है। नहीं पता आंसर, एग्जाम में नहीं पता तो क्या करेंगे? तो आप लोग क्या लिखोगे? दंड का प्रावधान है लिख देना, सीधा सीधा। इतना क्या मत लिखो, जितना मालूम है उसी को लिखो। तो और 5 पॉइंट मालूम है ना मुझे। तो और ये किसके लिए बना है? पब्लिक के लिए। लोक शब्द से लिखा हुआ है कि पब्लिक के लिए ही बना हुआ है। तो पब्लिक की सेवा कौन करेगा? कोई सरकारी या कोई ऑफिसर या कोई जो सरकार जिसको अपॉइंट किया रहेगा, है ना। तो कौन देगा वाला, है ना। तो इसमें मुझे
ये मैंने सोचा कि कौन हो सकता है करके मैंने सोचा, तो या तो सरकारी बंदा होगा, तो सरकारी बंदा को अपन क्या बोलेंगे, सिविल सर्वेंट बोलेंगे, ठीक है। और फिर मैं सोची यार मैं तो गांव से हूँ, तो मेरे गांव में लोक सेवा कौन करेगा, सरपंच ये लोग भी करेंगे। तो सरपंच लोग किसके पार्ट हो जाते हैं, लोकल बॉडीज के होते हैं, लोकल बॉडीज की। फिर मैं सोची यार मेरे यहाँ तो जैसे अ, अभी कुछ वो चल रहा था, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलते रहते हैं ना, तो जैसे लेडीज लोगों को जाके सैनिटरी पैड बांटने का था। तो फिर मैंने याद किया अरे यार हमारे यहाँ तो एनजीओ आए थे, एनजीओ लोग दे रहे थे, तो एनजीओ तो अपने पैसे से हर बार तो नहीं देंगे, कई लोग फिर अच्छा जब उनका काम चलता है तो गवर्नमेंट से टाई अप हो जाते हैं। तो फिर मैं सोची कि गवर्नमेंट से टाई अप हुआ, तो गवर्नमेंट ने उसको फंडिंग किया, मतलब गवर्नमेंट फंडिंग लोग इसमें सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मेरे पास बन गया 5 पॉइंट, है ना। अब मेरे को आंसर लिखना है। अब देखो, अब 4 लाइन रहता है कि 5 लाइन रहता है, 4 लाइन, 1 2 3 4। अब 4 लाइन है, तो मेरे पास सिर्फ पॉइंट कितने हैं, 5 है। तो मैं क्या करूंगी, पहले पॉइंट को एक्ट इसमें बना था और ये बना था, मैं दो चीजों को मर्ज करके एक लाइन में लिख, फिर बाकी 3 पॉइंट को जो 4 पॉइंट है ना और लिखने लग जाऊंगी 4 लाइन। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके पास कितना पॉइंट है, आपके पास आंसर कितना है। और मैं चाहती तो इसको क्या कर सकती थी, एक ही पैराग्राफ में जैसे अपन लिखते हैं ना, एन एक्ट टू प्रोवाइड द लोक सेवा विद इन टाइम बाय द दिस, मतलब सिविल सर्वेंट लोकल बॉडीज इसके द्वारा, और वो नहीं देते हैं तो दे विल बी पनिश्ड, ऐसा करके मैं पूरा एक थ्योरी लिख सकती थी। पर थ्योरी लिखूंगी तो उसमें कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कभी भी डेफिनेशन में पूछता है तो 1 या 1.5 लाइन में आप डेफिनेशन कंप्लीट करो और 3 4 उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करो। पॉइंट में लिखूंगी, देखने में अच्छा लगेगा, कोई भी बंदा बोलेगा नहीं यार बहुत अच्छा लिखा है, इसको नंबर मिलना चाहिए। और अगर आपके पास 2 ही नंबर में पूछा है लेकिन आपको पूरा पता है कि नहीं इसमें सेक्शन 5 टोटल सेक्शन इतने हैं, ठीक है, टोटल सेक्शन कितने हैं आपको मालूम है, फाइन कितना है आपको मालूम है, अपील का प्रोसेस आपको मालूम है, तो आपके पास तो 8 पॉइंट हो गए। अब कैसा करोगे, तब जो स्प्लिट वाला बोले ना तब करना, है ना। तब आप क्या करना, बांट देना, और यहाँ पे छोटा 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 इतना में 1 पॉइंट कर दिया, इतना छोटा छोटा, फिर यहाँ पे और पॉइंट कर दिया और पॉइंट कर दिया, ऐसे करके। तो आप ऐसे पॉइंट्स लिखोगे ना तो आपको अच्छा उसमें मार्क्स मिलेगा, 2 में 2 पूरा मिलेगा अगर आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट लेते हो तो। और अगर आपके पास कम पॉइंट है तो हमेशा डॉट लगाना। आपके पास बहुत सारे पॉइंट है, 2 लाइन 2 नंबर 4 नंबर के लिए, तो आपको उसमें नंबरिंग करना, ठीक है, 1 2 ऐसे करना, तब नंबरिंग करना अगर ज्यादा पॉइंट है तो। क्योंकि ज्यादा पॉइंट में ना और सामने वाला पढ़ेगा ना अरे यार 10 नंबर लिखा मतलब 10 पॉइंट लिखा है, और खाली डॉट लिखे रहोगे तो 8 9 10 तीनों एक बराबर लिखे लगेगा। मतलब आपने अगर डॉट डॉट करके लिखा है तो आप 8 पॉइंट भी लिखोगे तो एक एक पॉइंट को थोड़ी काउंट करेगा वो, नहीं करेगा, सेम टाइप लिखेगा। तो आपको मेंस में वही ध्यान देना है कि आपको माइंड गेम भी खेलना है कि आप कैसा लिखो तो चेकर उसमें आपको ज्यादा नंबर दे। आप खुद सोचो ना, आप खुद चेकर बन जाना कि आप अगर चेकर बनोगे तो आप कैसे में नंबर ज्यादा दोगे। तो सेम वही है, जो भी चेकर है आप वो भी इंसान ही है, तो भी वैसे ही देगा जिसका अच्छा लगेगा। और बताओ, सबसे पहले हम लोग किसी पार्टी में जाते हैं आजकल, तो वैसे भी मतलब कोई भी शादी, अब गांव की शादी में जैसे रिसेप्शन है तो अब तो हर एक में रिसेप्शन होता है, तो हम लोग जाते ही सीधा क्या सब्जी बना ये देखते हैं कि स्टार्टर में क्या है ये देखते हैं, स्टार्टर में देखते हो गुपचुप है कि नहीं है देखते हैं, है ना। मेन मेन छोटे छोटे चीजें पहले देखते हैं, पहले हैवी खाना नहीं खोजते हैं, डेजर्ट तो सबसे लास्ट में देखते हैं, है ना। तो वैसे ही जो कॉपी रहता है अपना, कॉपी भी कोई भी चेक करेगा तो पहले बड़े बड़े आंसर चेक करेगा कि छोटे छोटे आंसर चेक करेगा, छोटे छोटे। तो अब आप बताओ, अगर वहीं पे स्टार्टर में चाउमीन मंचूरियन स्वीट कॉर्न ये सब रखा रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा।
अगर वहीं पे भजिया रखा रहेगा तो बता, खुद ही बताओ, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अरे क्या यार, ये तो घर ही में खा लेता मैं, मेरी मम्मी ज्यादा अच्छा बनाती है बोलोगे फिर, और ठंडा हो गया रहेगा अगर मान लो तो सेम वैसा ही है। बंदा 2 नंबर के आंसर देखेगा पहले, सबसे पहले, है ना। और आपका माइंड कैसा बनेगा जब भजिया देखोगे तो स्टार्टर में भजिया रखे मतलब इनका ऐसे ही होगा, ये बन जाएगा। आपको वहां पे देखा स्वीट कॉर्न है, उसमें तो अगर व्हाइट सॉस पास्ता रख दे तो अरे बाप रे, हाई फाई रखे हैं, मतलब इनका खाना भी बहुत अच्छा होगा, तुरंत आप लोग खाना भी देखने जाओ। तो सेम आपका 2 नंबर का आंसर अगर अच्छा होगा ना, तो उसके माइंड में क्या क्लिक करेगा, ये बंदे ने अगर 2 नंबर को इतने अच्छे से लिखा है तो ये बाकी नंबर के क्वेश्चन कितने अच्छे से लिखा होगा। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोग एग्जाम में जब लिखोगे तो किसको लिखना, 2 नंबर को। उसके बाद फिर आगे बढ़ते ना, फिर उसके बाद भले सीधा हाईएस्ट में चले जाओ, क्योंकि टाइम कम रहता है तो बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर दो तो ठीक रहता है। लेकिन अपना जो मेन 2 नंबर है ना, सबसे ज्यादा दिमाग 2 नंबर में लगा। 2 नंबर का आंसर कितना अच्छे से बिना काट पीट के अच्छे से पॉइंट से लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो गया, मिट गया। तो आंसर का मैंने बता दिया। ये एक्ट याद रहेगा। अपन इस हफ्ते क्या क्या पढ़ लिए, सबसे पहले डे 1 से शुरू करते। इंट्रो, इंट्रो पढ़े थे ना अपन, ये इंट्रो किसका किसका पढ़े थे, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट भी तो बताई थी, है ना। ये सारे, ये तीनों क्या है, मेजर एक्ट, ठीक है। और कुछ माइनर एक्ट भी मैंने बताया था जो अपन पढ़ रहे हैं, है ना। जैसे क्या क्या पढ़ लियो माइनर में, रोनी वाला, और चलो डोमेस्टिक वायलेंस वाला, सिविल राइट्स, और ठीक है। ये इतनी चीजें अपन मेन पढ़े, तो इसमें से भी अभी तीनों मेजर एक्ट तो नहीं पढ़े हैं अपन, ये तीनों मेजर एक्ट का क्या क्या मेन मेन टर्म पढ़े हैं अपन, एफआईआर और अवेलेबल है कि नहीं है, रिमांड के बारे में भी तो बताएंगे ना, रिमांड, और क्या, टेबल में अपन ये मोटा मोटी चीजें देखे थे, ठीक है। इनके फुल फॉर्म्स मालूम है ना, चलो कौन बताएगा, चलो सीआरपीसी का फुल फॉर्म बताओ, आगे, चलो भाई बताओ। अच्छा तुम सेकेंड ईयर से आते, कोड है ना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। आईपीसी सिंपल सिंपल है, एविडेंस एक्ट का इंडियन एविडेंस एक्ट, है ना, सिंपल है, वो मालूम होना चाहिए। एफआईआर का फुल फॉर्म, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, हिंदी में पत्र। ओके, इसमें मैंने एक फैना भी शब्द बताया था ना, बोलिए। एफआईआर कौन से सेक्शन में होता है, 154, 5, 6, 7 क्या, ये 150, ये ना कुछ भी हो जाता, थोड़ा सा टच करो तो सीआर, मतलब एफआईआर किस में होता है, 154, किसके, आईपीसी की सीआरपीसी, सीआरपीसी। फैना किस में होता है, 155, ठीक है। ओके, कॉग्निजिबल में क्या होता है, पुलिस, फैना ना। अब देखो, जैसे कोई बंदा मेरे पास आया, दो पति पत्नी ही आए, है ना। अब पत्नी आई, मेरा पति मेरे से झगड़ा करते रहता है, मेरी बात नहीं सुनता है, तो फिर पति आता है, तो पति को हम लोग पूछते हैं क्या हुआ, तो बोलता है ये दिन भर फोन में चला बात करती रहती है, खाना नहीं बनाती है टाइम पे, अच्छा नहीं बनाती है, तो ऐसी चीजें हैं। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, पुलिस क्या करेगी बताओ, छोटी छोटी नोक झोंक की चीजें हैं जो इजीली सॉल्व भी हो सकती है, तो हम लोग काउंसलिंग के लिए भेज देते हैं। और कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, पत्नी बोली कि नहीं मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है, मुझे इसके साथ तलाक चाहिए,
मुझे इससे पैसा चाहिए अपने खर्चे के लिए, ये सारी चीजें आती है। तो ये इसमें पुलिस क्या करेगी? समझाएगी, ठीक है। नहीं समझे तो फिर उनको सीआरपीसी 155 के तहत फैना दे के, फैना मतलब एक और आता है, रिपोर्ट ही होता है, जैसे एफआईआर लिखते हैं वैसे ही फैना भी होता है। उसमें लिखा रहता है आवेदक कौन है, अनावेदक कौन है, मतलब कंप्लेनेंट कौन है, किसके खिलाफ किया है, मेन क्या इशू है, वो सारी चीजें लिखते हैं। फिर लास्ट में लिखते हैं कि इनको कोर्ट जाने की सलाह दी गई। तो जो कोर्ट जाने की सलाह देते हैं ना, तो उसी को अपन फैना बोलते हैं, ठीक है। तो अब फैना दे दिए। और ये सारी चीजें, रिमांड कितने टाइप का वो बताई थी? कितने टाइप का? तीन। पहला पुलिस रिमांड, अच्छा चलो ठीक है, ट्रांजिट रिमांड सबसे पहले लेंगे, ठीक है। दूसरा पुलिस, तीसरा जुडिशियल रिमांड, ठीक है। तो ये रिमांड हो गया। फिर ऑफेंस कॉग्निजिबल है तो उसमें पुलिस उसमें बिना वारंट अरेस्ट कर सकती है। पुलिस को उस कंप्लेंट में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोर्ट से आदेश की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बिना कोर्ट आदेश के भी, क्योंकि कॉग्निजिबल ऑफेंस है, वो खुद इन्वेस्टिगेशन एफआईआर लेके कर सकती है। अवेलेबल है तो हाँ, उसको जो भी बॉन्ड है उसको फिलअप करवा के उसको छोड़ सकती है बेल पे, ठीक है। नॉन अवेलेबल है तो मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। ये तीन मेन थे, आईपीसी सीआरपीसी, ये वाला अपन फर्स्ट डे अपन ये सारी चीजें देखे थे। सेकंड डे अपन टोनी प्रताड़ना एक्ट देखे थे। टोनी एक्ट का क्या क्या याद है? डेफिनेशन याद है? डेफिनेशन क्या था टोनी, कितने का था? अपन तीनों का डेफिनेशन पढ़े थे ना, टोनी का, ओझा का और आइडेंटिफायर का। सबके पनिशमेंट याद है? याद है? आए थे ना सेकंड डे, कॉपी में लिखे हो? तो आइडेंटिफायर को कितना पनिशमेंट है? तो यार चलो, और ओझा को, है ना, मतलब जो भी अपने आप को ओझा दावा करे, ये सारी चीजें करे, जो खुद को टोनी प्रिटेंड कर रहा है, साल का, ठीक है। तो इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट था उस एक्ट में, है ना, मतलब वो तीनों मेन थे, वो तीनों के बेस पे ये सारे उसमें आगे सेक्शंस लगे हुए हैं। फिर अपन देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी उसमें दो दो लोग मेन इंपॉर्टेंट हैं। पहला एग्रीड पर्सन, दूसरा रिस्पोंडेंट, ठीक है। एग्रीव्ड मतलब विक्टिम। अब इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होना इंपॉर्टेंट है? एक घर में रहे होना चाहिए, ठीक है। और जो एग्रीव्ड पर्सन होगा वो क्या होगी? हमेशा फीमेल। रिस्पोंडेंट में एडल्ट मेल, नॉट चाइल्ड, है ना। और उसके जो भी रिलेटिव्स हैं, अगर वो मैरिड या मतलब पार्टनर वाली बात होती है तो ठीक है। पनिशमेंट क्या है? कंपनसेशन रहेगा। मैंने पनिशमेंट पूछा। 1 ईयर या 20,000, ठीक है। हाँ, लगा सकते हैं। वो उस कंडीशन में जब मतलब सिंगल कोई, क्योंकि हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस जब पढ़ते हैं तो वो सिर्फ किसमें आता है? किसी भी लड़की के लिए आता है ना। इसलिए एडल्ट मेल लिखा है कि घर में मेल उस पर्सन के लिए। लेकिन जब उसमें मैरिड पर्सन की बात आ जाती है तो उसमें लिखे ना पार्टनर के रिलेटिव को भी वो कर सकते हैं। हाँ, वो लगाते हैं। लेकिन मैक्सिमम में हस्बैंड का रोल रहता ही है, क्योंकि हस्बैंड के बिना उसके कोई उसके साथ वायलेंस कर सकता है? हस्बैंड बाहर रहे तो। हाँ, लगा सकती है, लेकिन वो बेटा एडल्ट होना चाहिए, है ना। लगाते भी हैं, वो आते हैं ना मेरे पास बहुत सारे, मेरा बेटा बड़े बड़े हो गए तो उनके बेटे उनके साथ मारपीट करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते तो लगाते हैं। हाँ।
लेकिन मैक्सिमम में इसमें क्या होता है कि आप समझाइए दो, इसको समझा दो, इसको सुधार दो, ठीक है। तो हाँ, अभी इसमें फाइन और पनिशमेंट का था, और इसमें कुछ कुछ ऑफिसर्स हैं, क्या क्या, प्रोटेक्शन ऑफिसर है ना, सर्विस प्रोवाइडर, और पुलिस ऑफिसर, और मजिस्ट्रेट, चार बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। और इसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर अगर अपना काम ठीक से नहीं करता है तो उसमें भी पनिशमेंट है, ठीक है। फिर है सिविल राइट एक्ट। सिविल राइट एक्ट मेनली किस लिए बना हुआ है, अनटचेबिलिटी को अवॉइड करने के लिए, मतलब उसको हटाने के लिए, है ना, या फिर कोई करता तो। इसका पनिशमेंट कितना कितना है, 1 to 6 month। हाँ। और हाँ, वो तो रिपीटेशन में सेकंड टाइम थर्ड टाइम है, ठीक है। फिर उसके बाद आज पढ़ लिया अपन लोक सेवा। तो इतनी चीजें याद रहेंगी। चारों एक्ट में कोई भी डाउट है, कल शायद टेस्ट होगा ना आप लोग का। हाँ, तो टेस्ट होगा तो उसमें लिखना है अच्छे से, घर में एक बार पढ़ना, और नोट्स बना रहे हो। मैंने एक का भी नोट्स नहीं देखा है, तो आज अभी तो हो गया नहीं कंप्लीट, और कुछ नहीं बचा। लाओ नोट्स देखते हैं किसी किसी का। लाओ एक आध नोट्स लाओ, फिर मैं उसे बताऊंगी ना क्या करेक्शन करना है आप जब नोट्स बना। नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, अब देखो। हाँ, बाद में पढ़ने, भाई एक बार बुक पढ़ लिए बहुत है, दोबारा उस पुस्तक को कितना पढ़ोगे, फिर कॉपी को पढ़ेंगे रिपीट करने के लिए, रिवीजन करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप लोग सीजीपीएससी का मेंस के लिए पढ़ रहे हो ना अभी। मेंस कितने पेपर होते हैं, 7 पेपर। कितने दिन में होते हैं, छुट्टी मिलती है, नहीं मिलती। मतलब एक दिन में दो दो पेपर होते हैं। तो आप पुस्तक अगर पढ़ोगे, भले उसमें अंडरलाइन को ही पढ़ोगे। कुछ लोग बोलते हैं ना, जैसे लक्ष्मीकांत के संविधान की बुक को बोलते हैं, मेरे को तो ये बुक ना, मेरे को पूरा इतना बार पढ़ लिया, 7 बार पढ़ लिया, फिर भी एग्जाम में वो उतने पन्ने पलटने में भी तो टाइम लगेगा ना। भले सिर्फ अंडरलाइन को देखे, तो भी अंडरलाइन को देखने के लिए पन्ने पलटेंगे, और अगर मैं उसी को 2 पन्ने में लिख दी रहा हूँ तो मेरे को ज्यादा पन्ने पलटने की जरूरत है। एक नजर में जो पढ़ना वो देखूंगी। अब बताओ, आप लोग जब भी इस बोर्ड को देखोगे, इस बोर्ड में अगर मैं बोलूँ सिर्फ सीआरपीसी आईपीसी उसको पढ़ोगे, लेकिन फिर भी ना चाहते हो आप लोग इंट्रो शब्द को भी पढ़ोगे, हो जाएगा। आपका माइंड इसको भी रीड किया, तो इसीलिए कॉपी में एकदम शॉर्ट लिखिए, जितना आपको मेन फैक्ट को पढ़ना है। क्योंकि एक रात में आपको 2 पेपर की तैयारी करनी है, जाके लिखना है उतना। और एक पेपर में कितने सब्जेक्ट होते हैं, 3-4 सब्जेक्ट होते हैं। उतने सब्जेक्ट का पढ़ना, टाइम कैसे पुराओगे, इसीलिए नोट्स बनाया जाता है। नोट्स रहेगा, एक बार पूरा रिवीजन रात को एक सब्जेक्ट कर, सेकंड पेपर चलो जो बाद में होने वाला उसको रात को पढ़ लिया, सुबह उठ के फर्स्ट वाले को पढ़ लिए, तो आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। पूरा रिवीजन होगा तो कहीं से भी कुछ क्वेश्चन पूछेगा आपसे बनेगा। इसीलिए नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दिखाओ कौन दिखा रहा है, इतने देर में तो डिसाइड होना चाहिए कि मैं दिखाऊंगा। देखो, जनरली क्या होता है, अपना नोट्स रहता है ना, तो जो भी स्टाफ रहते हैं या जो हमें पढ़ाते रहते हैं, उनको दिखाने से पहले ना वो लगता है कि क्या बोलेंगे, है ना। अरे यार मेरे राइटिंग को क्या बोलेंगे, एग्जाम में मैं नंबर नहीं दूंगी, एग्जाम में चेकर नंबर देगा। तो इससे अच्छा है अभी मेरे से सुधरवा लो। अभी शुरुआत है, शुरुआत से ही आप लोग दिखाते जाओगे ना, तो समझ में आएगा। जहां जिसको इश्यू होगा अपन उसको सॉर्ट आउट करेंगे। आप 2-3-4 पेन भी यूज कर सकते हो अभी नोट्स बनाते हो। अब पन्ना में नोट्स बनाते हैं फिर उसको क्या करोगे, बाइंडिंग करोगे। तो बाइंडिंग करोगे तो तुम्हारा फॉल्ट दिखाते हैं क्या, वहां पे क्लिप लगा के ऐसे से। अब तो पलटोगे तो कैसे, तो ये ऐसे ऐसे पढ़ोगे। तो एक पन्ना में बस एक ही पेज, एक ही तरफ लिखते हो कि दोनों तरफ लिखते हो, तो पलटोगे तो फिर उल्टा हो जाएगा, फिर कॉपी घुमाओगे। चलो 5 पेज को पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे बताओ। लगाओ एक जगह ऐसे पिंच कर दो हाथ से, और मेरे को 5 पेज पलट के पढ़ के कैसे पढ़ोगे बताओ। मैं मैडम पकड़ लेती हूँ। हाँ बताओ 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 कैसे पढ़ोगे। ऐसे तो तुम्हारा उल्टा नहीं हो गया, तो इतना मोड़ते मोड़ते पढ़ोगे, तुम्हें इजी क्या पड़ेगा। अब जैसे ये है ना,
अब मैं ऐसे ऐसे फटाफट फटाफट ऐसे पढ़ूंगी तो मेरे को इजी पड़ेगा ना, ऐसे ऐसे पलट के। अब मैं ऐसे करूंगी, फिर ऊपर देखूंगी, फिर नीचे देखूंगी। हाँ भाई, थोड़ा सा ना, अगर पेजेस में ही बना रहे हो तो उसमें बेस्ट है कि साइड को कर दो, लास्ट में स्पाइरल करा। लेकिन उसमें भी ये है, मान लो आपने स्पाइरल के लिए दिया किसी को, एक पेज ही मिसिंग हो जाएगा, आपका नोट्स इधर उधर हो जाएगा। तो बेस्ट है, आप अगर मीन्स के लिए नोट बना रहे हो, वैसे कॉपी में मोड़ने में डिफिकल्ट होता है, तो स्पाइरल वाले नोट्स बनाओ। सबसे बेस्ट है किसी पन्ने से वो कर दो, पढ़ लो, इजी है। तो उसमें लिखना भी है ना, मन नहीं करता है, मन मन को लगाना पड़ेगा। हम थोड़े ना मन लगने के लिए, कोई पीएससी देता है मन लगने के लिए एकदम कि अरे नहीं, वो तो पोस्ट ठीक है, लेकिन एग्जाम का मन करता है किसी को पीएससी का एग्जाम देने के लिए? तो पोस्ट को पाने के लिए अपन एग्जाम देते हैं, तो उसी एग्जाम को लिखने के लिए तुम्हें कॉपी में मन लगाना पड़ेगा ना। अब दिखाइए। देखो, ये तो ठीक है, ये जो जैसे आपने लिखा है ना, ये तो आंसर राइटिंग करे ना, ओके। आंसर राइटिंग अलग कॉपी में करो, मिक्स मत करो। आपकी जो मेन कॉपी होगी वो अलग रहे, आंसर कॉपी रहे अलग रहे, क्योंकि एग्जाम के दिन बोझा कम रहना चाहिए। जितना हल्का बैग रहेगा उतनी जल्दी आप पढ़ोगे। तो अपनी एक कॉपी जो क्लास नोट्स है उस पर कोई दूसरा बर्डन मत डालो, हर चीज का अलग अलग कॉपी कर लो, ठीक है। और इसमें जैसे आप डेफिनेशन में लिखे हो, तो जितने अंडरलाइन लिखी हो ना, तो आप चाहो तो इसको सारे को पॉइंट बना के अंडरलाइन को लिखो। इतना थ्योरी लिखे, आपको थ्योरी एक बार एग्जाम पढ़ोगे ना। हाँ, तो सिर्फ आप कीवर्ड्स के हिसाब से डेफिनेशन बनाओ ना फिर, है ना। और शॉर्ट में कैसे कर सकते हो उसको लिखो। ये भी थोड़ा मैं मतलब मेरे को ये ज्यादा लग रहा है, इसको और कितना शॉर्ट कर सकते हो उसको दिमाग में। क्योंकि जो आपका डेफिनेशन है, मतलब उसमें सारे पॉइंट तो आ रहे हैं, और सेंटेंस आप तोड़ के भी वो कर सकते हो, बट शॉर्ट में सारे कीवर्ड्स उसमें दिखे, बस बस कीवर्ड्स दिखे। इसी को बोलते हैं सिनॉप्सिस पैटर्न का नोट्स, है ना। हाँ बोलो। क्या? अरे तो भाई एक्ट्स के ऊपर रहता है ना, मतलब पैराग्राफ लिखने के लिए मैं अवॉइड करती हूँ। पूरा लाइन लिखने के लिए जो दिस इज, ये दिस इज क्यों लिखेंगे भाई, सीधा लिखो ना। ये बोला जाता है, क्यों लिखूंगा बोला जाता है, जो मेन पॉइंट है उसी को बस लिखना है। फिर आपका जितना कंटेंट है, कंटेंट के हिसाब से वो पेजेस जाएगा ना। तो पेजेस मत काउंट करो, जो मेन लाइन लिख रहे हो उसका क्या लिख सकते हो वो दिमाग में रखो, ताकि आपको एग्जाम में लाइन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। क्लियर है? और कोई? हाँ। अच्छा, तो कैसे देखूंगी? चलो, ओके। क्या नाम है? ओके, हेलो श्वेता। हम्म। अ, आपके नोट्स अच्छे हैं, पर इसमें ना थोड़ा गैपिंग होना चाहिए। सेम कलर में आपने इधर देखो, सेम आपने लिखा हुआ है, सेम पेन यूज किया हुआ है, पर इसमें क्या हो रहा है कि आप जब पढ़ोगे तो ये बहुत हौच पौच टाइप का दिख रहा है। तो आपको इसमें जनरली क्या करना पड़े, थोड़ा सा गैपिंग करो। और जैसे आपने लिखा 1 मंथ टू 6 मंथ, तो 2 बार मंथ मंथ लिखने की भी जरूरत नहीं है। 1 to 6, 1-6 लिख सकते हो सीधा। जैसे इसमें लिखा हुआ 1 month to 6 month, इसको मैं और कितना शॉर्ट कर सकती हूँ? मैं एकदम की फैक्टर को ही पकड़ रही हूँ और बोल, है ना। 1-6 मंथ कर सकते हो, या जो भी आप अपना मंथ में शॉर्ट में जो भी लिखो ऐसे। तो इतना मतलब हर चीज में आपको शॉर्टिंग देखना है। और इसमें आपका, मेरे को और एक चीज लग रहा है, आपने इसमें सेक्शन 3, 4 सारे लिखे हुए हैं ऑलरेडी। इसमें सेक्शन 3, सेक्शन 4 ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन क्या क्या है, सामने भी नंबरिंग किया हुआ है। तो आपको ये नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर सेक्शन लिखे हैं तो नंबरिंग करो ही मत। और दूसरा, जो नंबरिंग किए हुए हो, तो जो अपनी ये लाइन होती है, तो आपकी नंबरिंग में जैसे ऐसे 5 लिखे हो तो ऐसा गोल हो गया है। तो आपका ये होना चाहिए कि जो 2 लाइन के बीच में अपन लिखते हैं लाइनिंग कॉपी में, उसी के बीच में रहे अपना जो भी नंबरिंग है। तो सीधा एग्जाम में तो मैं बोलूंगी कि गोला लगाने से अच्छा
जैसे गोला लगाने से अच्छा ना एग्जाम में सीधा 5 डॉट ऐसे लिखना बेटर रहता है, क्योंकि आप वहीं पे अगर ना 5 करके ऐसे गोला लगाओगे वो अच्छा नहीं दिखता है। तो ये चीज को भी आप ध्यान रखो। और बाकी ठीक है, बाकी काफी है, बट इसको और कितना अच्छे से लिख सकते हैं इसको भी आप सोच सकते हो। इसमें जैसे कंक्लूजन लिखे हो, ठीक है, ओके। जैसे सेक्शन 15 लिखा हुआ है इसमें, ऑफेंस करके आपने लिखा हुआ है, और ऑफेंस के बाद में फिर चलो जैसा लिखो वैसे बता रही हूँ, ऐसा ऐसा पॉइंट दिया हुआ है। तो आप चाहो तो एग्जाम के टाइम पे भी आपको ऐसा कर सकते हो। तो आपको पता है कि ये ऑलरेडी ऑफेंस ही है, तो जब आप इसको अपनी कॉपी में लिखो तो सीधा आप क्या लिख सकते हो, सेक्शन 15 सीधा लिख दो कॉग्निजिबल, है ना। कॉग्निजिबल है तो इसी से ही आपके दिमाग में होना चाहिए। इसको फिर से लिखने की अगर नहीं भी लिखते हो तो भी चलता है कि एफआईआर हो सकता है, अरेस्ट बिना वारंट के कर सकते हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इसको अलग से वो तो मैंने लिखा दिया था, पढ़ा दिया था, लेकिन ये आपके दिमाग में होना चाहिए। कॉग्निजिबल शब्द ही अपने आप में ये दिखाता है कि उसमें एफआईआर हो सकता है और उसमें बिना वारंट के अरेस्टिंग भी हो सकती है। और इसमें सीधा ऑफेंस नॉन बिलेबल और बिलेबल, हाँ इसमें वो क्लियर नहीं था, उसमें जो भी पनिशमेंट है उसी के अकॉर्डिंग है, तो उसको क्लियर नहीं है तो मत ही लिखो, क्योंकि दोनों चीजें लिखने से अच्छा है न लिखें।